अघोषित लगभग 10 घंटे की कटौती चल रही है। मुझे पूरे राजस्थान भर में प्रवास करने का अवसर मिलता है। शहरों में भी, बड़े शहरों में लगभग 4-5 घंटे की, कस्बों में 6-7 घंटे की, और संभाग मुख्यालयों पर भी घोषित रूप से 1 घंटे की और अघोषित रूप से 2-3 घंटे की कटौती चल रही है। लेकिन हालात इससे भी बुरे होने वाले हैं। राजस्थान सरकार ने ये जो रेवड़ियाँ बांटने का काम किया, उस रेवड़ियाँ बांटने के कारण से डिस्कॉम ने जनरेशन कंपनीज को पैसा नहीं चुकाया। पैसा नहीं चुकाने के कारण से आगे जनरेशन कंपनीज कोयले का पैसा नहीं चुका पाई, और कोयले की कमी की हालात ये है कि आने वाले जो है 15-20 दिन के बाद में राजस्थान के थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के पास में कोयला नहीं बचेगा। कोयला सप्लाई करने वाली खदानों ने, स्टेट्स ने अब और उधार देने से मना कर दिया है। हम कंप्लीट फेल्योर की तरफ राजस्थान को धकेल रहे हैं। ये 100 यूनिट मुफ्त की बिजली का वादा देकर के सरकार पहले सरचार्ज बढ़ाती है, फिर फ्यूल सरचार्ज बढ़ाती है, फिर तीसरी बार बढ़ाती है, फिर उसको कम करती है। इस सारे खर्चे को अन्य उपभोक्ताओं पर ऑफलोड करती है, और बाद में बिजली न देकर के कटौती करके और आज जो है राजस्थान की जनता को मच्छरों के हवाले कर देती है, उनको भुगतने के लिए छोड़ देती है, उद्योग धंधों को जो पर विराम लगा देती है। इस दुर्भाग्यपूर्ण राजस्थान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता इसके कारण से त्रस्त होकर के संकल्पबद्ध हुई है। मैंने इसलिए आपसे कहा कि आप उनसे ये पूछिएगा कि जो लिंक आप 15,000 करोड़ में बना रहे हो और 500 MCM पानी लेकर के आ रहे हो, अगर राजस्थान को कुल मिलाकर के अपने हिस्से के 2,500 करोड़ और उसमें भी जो खर्चा हो गया उसको माइनस करके 2500 MCM पानी, 5 गुना पानी मिल रहा है। खेतों को पानी मिल रहा है, पीने का पानी 13 जिलों को मिल रहा है। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? ये प्रश्न तो राजस्थान की जनता समझती भी और पूछ भी सकती। मेरे पूर्वी राजस्थान के युवा इतने सक्षम हैं, आप देखिएगा आने वाले 3 दिन पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के हर युवक के मोबाइल पर आपको वीडियो मिलेगा जहां राजस्थान की सरकार से लोग प्रश्न खड़े कर रहे हैं। राजस्थान मैं और वो दोनों एक ही विधानसभा में रहते हैं, इसलिए अपने मुझसे बहुत बड़े उम्र, मेरी जितनी उम्र है उतनी उनकी राजनीतिक आयु है। मेरी उम्र तो 55 साल हुई है और उनकी उम्र जो है वो 70-75 साल बड़े हैं। गरीबी देखी है क्या होता है? क्योंकि मेरे शब्दों में जादू है। जो सही नहीं है उसको सही दिखाना, जो नहीं हुआ है उसको दिखाना, और जो अपनी विफलता है उसके लिए भी समझदारी के साथ में अपनी पीठ ठोकना। तो जादूगर जैसे राजस्थान के प्रदेश की जनता को भगवान बचाए और भारतीय जनता पार्टी बचाने के लिए परिश्रम करें। जैसा आपसे अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा कि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी पिछले 4.5 साल से निरंतर संघर्ष कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर हुई तब केवल 0.5% से भी कम, आधा प्रतिशत से भी कम मतों के अंतर से हमारे। मैं आज आपको जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ कि राजस्थान में जिस तरह से 2013 में अशोक गहलोत साहब ने सरकार के आखिरी 6 महीने में इसी तरह की ताबड़तोड़ घोषणाएं की थी, अपने आप को मुख्यमंत्री नंबर 1 घोषित किया था, लेकिन फिर भी राजस्थान की जनता ने सिरे से नकार दिया था। और इतनी पुरानी पार्टी जिसने इतने वर्षों तक राजस्थान में सरकार में रही थी, मात्र 21 सीटों पर सिमट गई। अब अगर केवल मैं ये कहता है, भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी आदरणीय MP साहब, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय जसवंत सिंह जी, आदरणीय नागवेंद्र सिंह जी, आदरणीय विवेक सिंह जी, आदरणीय MLA साहब या शिवचरण जी, यही सब लोग कहते हैं, तो आपको लगता है शायद कि हम राजनीति के बाद जो है वह इस तरह की बात करें। कांग्रेस पार्टी के विधायक विधानसभा के फ्लोर पर खड़े होकर के कहते हैं कि जैसे हमारी पार्टी काम कर रही है, हमारी पार्टी ने जिस तरह की भ्रष्टाचार किया है, हमारी पार्टी के अब की बार जो है एक बस में जाने लायक विधायक भी नहीं बचे। मैं एक विधायक जो वो मंत्री पद का दर्जा प्राप्त है और मुख्यमंत्री जी के माननीय सलाहकार, मुख्यमंत्री का सलाहकार तो सही बात बोलता हो, वो ये कहते हैं विधानसभा के पटल में खड़े होकर के ये मंत्री भ्रष्ट है, अपने सामने खड़े मंत्री को, साथ में खड़े मंत्री को कि ये मंत्री भ्रष्ट है, इसने भ्रष्टाचार किया है, और इसके चलते हुए हम केवल एक सिटी बस में जो है जाने जितने कुल बन जाएंगे। एक मंत्री जो कैबिनेट में बैठते थे, अभी थोड़े दिन पहले जिनको हटा दिया और वो लाल डायरी लेकर के आए जो सरकार को सांप सूंघ गया, वो 50,000 लोगों की भीड़ के सामने कहते हैं कि ये सदी की सबसे भ्रष्ट सरकार है, इसने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए और अब के हम फॉर्च्यूनर में जाने जाए लायक बचेंगे। विधानसभा के पार खड़े होकर के एक युवा विधायक कहती हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब की बार हम इनोवा में जाने जितने बचेंगे। ऐतिहासिक परिणाम आएगा 2013 में, जब इतने सारे जतन करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास बनाया था। हम 163 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार में आए थे। 81.5% सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, और मैं आपको जिम्मेदारी से के साथ में कह रहा हूँ, केवल भरतपुर संभाग में नहीं, पूरे राजस्थान में हम 2013 का रिकॉर्ड तोड़ करके अपने एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे।
मुझे टिकट फाइनल करना वैसे पार्लियामेंट्री बोर्ड का प्रोरोगेटिव है। पूरी स्क्रीनिंग करके पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको करेगी, इसलिए तारीख जो है तय करना, मैं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य नहीं हूँ, मैं उसको उत्तर नहीं दे सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी अपने टिकट्स अनाउंस करना और हम निश्चित ही बहुत सारी सीटों पर बहुत जल्दी टिकट अनाउंस करने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बेटे की हार की खीज को उतारने के लिए न केवल पश्चिमी राजस्थान के लोगों के साथ में दुर्भावनापूर्वक काम किया, पश्चिमी राजस्थान को विकास के दृष्टिकोण से पीछे धकेलने का काम किया, जोधपुर के साथ में सौतेला व्यवहार किया, अभी तो व्यक्तिगत खींच मेरे ऊपर निकालने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की। एक ऐसी सोसाइटी जिससे मेरा सूद सातक का भी संबंध नहीं, जिसमें मेरी 3 पीढ़ी का कोई भी रिश्तेदार, न उसका डायरेक्टर है, न उसका कर्मचारी है, न उसका एजेंट है, न उसका प्राथमिक सदस्य है, न उसमें एक भी पैसा जमा कराया है, न एक भी पैसा कभी उधार लिया है, उस सोसाइटी के साथ में मुझे जोड़ने का पाप इन्होंने किया। सरकारी एजेंसी का और पुलिस का इन्होंने दुरुपयोग किया और बाद में कोर्ट में फटकार लगने पर इनके वकील ने स्वीकार किया कि न तो 126 FIR में से कहीं मेरा नाम है, न कहीं भी किसी भी चार्जशीट जो अब तक 4 साल की जांच के बाद में चार्जशीट आई है 4, उनमें कहीं भी मेरे को एक्यूज बनाया गया। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री घूम घूम करके ये कह रहे थे कि मैं एक्यूज हूँ, मैं दोषी हूँ, और बाद में मुझे व्यक्तिगत रूप से कह रहे थे। मुझे लगता था कि ये केवल राजनीति के दृष्टिकोण से कह रहे हैं। बाद में उन्होंने मेरी दिवंगत माँ, जो अपनी सफाई भी कभी प्रस्तुत नहीं कर सकेगी, उसको इन्होंने अभियुक्त कहने का पाप किया। पूरी जो है विवेचना करके दिल्ली पुलिस से जांच करा करके अपने स्व विवेक से निर्णय करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को दोषी करार कर न्यायालय में आकर के अभियुक्त के रूप में खड़े रह करके व्यक्तिगत रूप से बेल बॉन्ड भरने, जमानत कराने का आदेश दिया। अब मुख्यमंत्री जी क्योंकि नहीं जाना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने कई दिन तक पैर की पट्टियां बांधे रखी। एक पेशी का इंतजार किया, पेशी में कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया, तो फिर अगली पेशी का इंतजार किया। अगली पेशी में कोर्ट ने कहा कि अब के बार पट्टियाँ हैं तो भी आ जाओ। अब पट्टियाँ खोल करके शाम को खड़े हो गए, अब चलने भी लगे। अगली पेशी में जाएंगे, अपनी जमानत कराएंगे, कोर्ट उसके बाद में न्याय विवेचना करेगा, न्यायालय निर्णय करेगा। लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है, मुझे कानून में विश्वास है। पिछले 4.5 साल तक पुलिस का दुरुपयोग करके उन्होंने मुझे जितने फंसाने की, बदनाम करने की कोशिश की, कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे कानून पर विश्वास था। इनके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मुझसे माफ़ी मांगेंगे सार्वजनिक रूप से, और या इनके नेताजी की तरह 2 साल के लिए इनको जेल की सजा होगी।